रायपुर में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। भारतीय मानक ब्यूरो ने किया कार्यक्रम आयोजित। अरुण साव ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने की विभागीय समीक्षा। विभागीय कार्यों में समन्वय पर दिया जोर। MIS समस्याओं के समाधान की समय सीमा तय। रायपुर जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया निरीक्षण। पोषण पुनर्वास केंद्र का भी किया अवलोकन। बीजापुर में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। भैरवगढ़ को 100 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा। टीबी मरीजों को फूड बास्केट किए वितरण। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में कार्यशाला आयोजित। मोर तिरंगा मोर अभियान कार्यशाला आयोजित। विधायक ने तिरंगा फहराने का दिया संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 6 और 7 अगस्त को आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञ लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नए निर्माण मानकों और तकनीकी पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम में अधीक्षक अभियंता, कार्यक्रम अभियंता और राज्य के साथ ही सहायक अभियंता सहित विभिन्न जिलों के अभियंता शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बदलती तकनीकों और मानकों से अपडेट रहना जरूरी है ताकि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के मानकों पर विशेषज्ञ सत्रों के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, जिसमें कई मानक विशेषज्ञ शामिल हैं। द्वारा अलग अलग निर्माण के क्षेत्र के जो मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो मटेरियल है, उनमें क्या स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, क्या मापदंड है, उन सबको लेकर अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हमारे इंजीनियर्स को अपना व्याख्यान देंगे। निश्चित रूप से हमारे इंजीनियर्स के लिए लाभकारी होगा और हमारे प्रदेश के लिए भी ये लाभकारी होने वाला है। और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने शिवनाथ भवन अचल नगर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए आपसी समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय सीमा में सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा कि MIS में आ रही समस्याओं का समाधान 19 अगस्त तक किया जाए और तकनीकी स्वीकृति से संबंधित वित्तीय अधिकारों का प्रस्ताव 6 अगस्त तक शासन को भेजा जाए। उन्होंने दोषी पाए गए निविदाकारों के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता प्रसून शर्मा और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नारायणपुर जिले के बद्रीनाथ बघेल जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्ड्स और सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल के डायलिसिस कक्ष में सफाई की स्थिति को बेहतर बनाने के निर्देश दिए और साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हाल चाल पूछा और शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। स्वास्थ्य जांच कक्ष और नर्सिंग स्टेशन का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों से मरीजों की नियमित जांच और डिलीवरी संबंधी जानकारी ली और वहीं बाल चिकित्सा वार्ड में मरीजों से बातचीत कर भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी ली। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की माताओं से पौष्टिक भोजन और अस्पताल की सुविधाओं पर जानकारी ली। उन्होंने 100 बिस्तरीय स्वास्थ्य भवन के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जांगला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तरीय अस्पताल बनाने की घोषणा की। मंत्री ने निक्षय मित्र
योजना के तहत टीबी मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित कर उन्हें समय पर दवाई लेने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के लाभों को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात भी की। जांगला में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया और वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वया वंदना कार्ड वितरित किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी तिरंगा यात्रा के तहत प्रदेश भर में आयोजित होने वाले मोर तिरंगा मोर अभियान की तैयारियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बीच कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में नीलू शर्मा और विधायक अनुज शर्मा ने शिरकत की। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में #हर घर तिरंगा अभियान पिछले 3 सालों से जन जन का अभियान बन चुका है। तिरंगा हमारे राष्ट्र की अस्मिता और गर्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति गर्व और आत्मीयता को जागृत करता है। विधायक ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान से जुड़े और अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, बूथों और कार्यालयों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुँचाएं। तो देखिए, इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी तिरंगा यात्रा के तहत प्रदेश भर में आयोजित होने वाले मोर तिरंगा मोर अभियान की तैयारियों का लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में नीलू शर्मा और विधायक अनुज शर्मा ने शिरकत की। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान पिछले 3 सालों से जन जन का अभियान बन चुका है। तिरंगा हमारे राष्ट्र की अस्मिता और गर्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति गर्व और आत्मीयता को जागृत करना है। विधायक ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान से जुड़े और अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, बूथों और कार्यालयों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुँचाएं। तो तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे, जहां मोर तिरंगा मोर अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम दिग्गजों की यहां पर मौजूदगी भी देखी गई और इस बीच प्रधानमंत्री के आह्वान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक ने अभियान में भाग लेने की अपील की और वही विधायक ने तिरंगा फहराने का भी संदेश दिया। और आगे बढ़ेंगे, जहां धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक की ग्राम पंचायत बागोत में मेगा फूड पार्क के संचालकों और कर्मचारियों के संबंध में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच दशोदा कमलेश साहू की। इस बीच गांव के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ फूड पार्क में कार्यरत कंपनियों के संचालक और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में ग्रामीण व्यवस्था बनाए रखने, बाहरी व्यक्तियों द्वारा गांव के अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया। ग्रामीणों से अपील की गई कि वे बाहर से आने वाले कर्मचारियों को गांव में इधर उधर घूमने, नशीले पदार्थों का सेवन करने और बाजारों में समूह बनाकर खड़े होने से रोकें। इसके साथ ही ग्रामीणों से सहयोग की भावना बनाए रखने और नशे की समस्या पर नियंत्रण रखने के लिए पहल करने का आग्रह किया गया। समस्त ग्रामवासी एवं मेगा फूड पार्क के सभी कंपनियों को आमंत्रित किए थे, उनके प्रतिनिधित्व को, और गांव में समन्वय बनाने के लिए। और निश्चित रूप से विचार विमर्श हुए कंपनी वालों के बीच एवं गांव के वरिष्ठ लोग हमारे बीच, हमारे प्रतिनिधित्व भी पहुंचे थे। तो सहजता से कंपनी वालों ने उसे निर्देश को पालन करने का सहमति जताए हैं। मेगा फूड लगे हुए कंपनी एक दूसरा के गांव बगौत व कंपनी एक दूसरे के समन्वय सहयोग के लिए बहुत ही सुंदर पहल रखे रही थे। और वो विषय में कंपनी के कुछ मेंबर ग्राम पंचायत भवन में और साथ में ग्रामीण गणमान्य एमन की उपस्थिति में ये बात रखेगी। पार्क के कंपनी और ग्राम पंचायत के वरिष्ठ लोगों का समन्वय बैठक रखी गई, जिसमें पाया गया कि हमारे गांव ओडीएफ गांव है, लेकिन स्वच्छता को दृष्टि को देखते हुए वे लोग बाहर में शौचालय के लिए जाते हैं।
तो उनको निर्देश दिए कि शौचालय अपने कंपनी में बनाइएगा और जितने भी बाहर से एम्प्लाई आते हैं इन सबका आधार कार्ड और वेरिफिकेशन पंचायत में जमा करवाइए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट विजयी भव की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पीएम पंडित आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित विजयी भव कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित किया। कलेक्टर ने रक्षाबंधन के मौके पर छात्राओं से आग्रह किया कि वे अपने भाइयों को अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट उपहार में दें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से बच्चों को यातायात नियमों, नशे, गुड टच, बैड टच और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर गौरव सिंह ने नशे को समाज के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि हमें इस बुराई से बचना चाहिए और यदि घर में कोई नशा करता है तो उसे छोड़ने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन और चुन्नीलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। और आगे बढ़ेंगे। थाना तारलागुड़ा ने कृषक पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीजापुर जिले के ग्राम केसईगुड़ा से तेलंगाना के मुल्कू की ओर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 90 मवेशियों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। तस्करों के पास पशुओं के स्वामित्व से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश और स्वामी हटकर शामिल हैं। दोनों तेलंगाना के भोपालपल्ली जिले के निवासी हैं। पुलिस ने पशुओं को ग्राम पंचायत तारलागुड़ा के सरपंच और सचिव को सुपुर्द किया है। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता अधिनियम के 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीते महीने में गोवंश तस्करों के खिलाफ की गई कई कार्रवाइयों में अब तक 189 कृषक पशु मुक्त कराए गए हैं। बीजापुर जिले के पेदापाल और हिर माकुंटा के बीच जंगल में डीआरजी बीजापुर और केरपू 85 बटालियन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए के इनामी माओवादी शंकर कुरसम को गिरफ्तार किया है। शंकर कुरसम, जो माओवादी संगठन में लंबे समय से सक्रिय था, कई गंभीर घटनाओं में शामिल रहा है। इनमें 23 दिसंबर 2023 को मनकेली में छोटू कुरसम की हत्या, 25 दिसंबर को आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान का घायल होना और 9 अप्रैल 2025 को सिंगार बहार नाला में आईईडी विस्फोट शामिल है, जिसमें एक जवान शहीद हुए। गिरफ्तारी के बाद माओवादी को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की गई है, जो खास तौर पर किसान आधारित उत्पादों को बढ़ावा देगा। 10 अगस्त को रायसेन जिले में मेट्रो और वंदे भारत रेल कोच बनाने की फैक्ट्री का शिलान्यास होगा, जिसमें क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे। ये निवेश अभियान के तहत स्वदेशीकरण का भाव है। स्वदेशीकरण को तिरंगा अभियान से जोड़ेंगे। हर घर स्वच्छता के साथ भी तिरंगा अभियान चलेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई तरह के आयोजन होंगे। स्वदेशी का अभियान यही खत्म नहीं होगा, रेल कोच फैक्ट्री का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ 25 को धार में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण होगा और कॉटन इंडस्ट्रीज के लाभ मिलेगा। पीएम का दौरा उद्योग निवेश के लिए महत्वपूर्ण होगा। हर घर तिरंगे अभियान के आधार पर विशेष मीडिया कैंपेन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफएम, सोशल मीडिया, दीवार लेखन, होर्डिंग, क्विज कराना, ऐसे कई प्रकार के मेला, संस्कृति, खेल, राजनीतिकों से संबंधित प्रमुख हस्तियों के माध्यम से अपना जब झंडा वंदन करने प्रभारी मंत्री जाएंगे तो ये इसी अभियान का एक विस्तारीकरण रूप रहेगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये स्वदेशी का अभियान हम यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसके आधार पर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का अभी निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनकर के विधानसभा से पारित हुआ है। इसी प्रकार से इंदौर, उज्जैन, धार, देवास का मेट्रोपॉलिटन एक्ट दूसरा बना है। जो हमने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन केवल कागज पे नहीं रहेंगे, इसको विकास के कारवां से उसका भागीदार बनाएंगे। तो हम भाग्यशाली हैं, यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से
रेल कोच के निर्माण का एक बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे इंदौर उज्जैन धार मेट्रोपॉलिटन के लिए 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं और इसी स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर हमारे निमाड़ और झाबुआ मालवा के कॉटन उत्पादन वाला क्षेत्र हमारा है किसानों का। ऐसे में गारमेंट्स का, टेक्सटाइल हब का पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी आधारशिला रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट सहित विदेश में भी कपड़े निर्यात किए जा सकेंगे। तो ये हमारे किसानों को लेकर के खास करके एक बड़ा पड़ाव रहेगा जब हम अपने उत्पाद न केवल रॉ मटेरियल से उत्पाद और उत्पाद से निर्यात तक की बड़ी एक संकल्प के आधार पर अपने राज्य की समृद्धि का एक नया दरवाजा खोलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये बधाई देना चाहता हूँ कि अभी इसी साल 25-25 में जब हमने GIS की थी और GIS के करते करते जो कहा था कि हम अपने राज्य के अंदर लगातार उद्योग संवर्धन का, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का, सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश के अंदर हमने माहौल बनाया, विदेश से भी लोगों को आमंत्रित किया। अब ये रोज कमोबेश आप देख ही रहोगे, हमारा कहीं न कहीं अपने राज्य को समृद्धि के लिए रोजगार निवेश का और इस प्रकार से हमारा ये अभियान चल रहा है। तो जो कार्यक्रम होगा 25 तारीख को, ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे और उनका दौरा हमारे लिए उद्योग निवेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे लिए और भी भविष्य के और कुछ कार्यक्रम लिए, जैसे हमारी 14 अगस्त के दिन और आज 2 अपनी और महत्वपूर्ण तिथियां। अब यहाँ से निकल करके मैं नरसिंहगढ़ में लाडली बहनों के लिए अपनी इस माह की रकम डालने वाला हूँ, जो 1250 रुपया हमारी लाडली बहनों की राशि रहेगी। साथ ही साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया अतिरिक्त रूप से हमारी सारी 1,27,00,000 बहनों के खाते में अलग से देने वाले हैं। इस गिफ्ट के माध्यम से बहनें अपने लिए साड़ी खरीदे, कोई उपहार लाए, वो अपने जीवन में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो उनको अपन बहनों को समर्पित ये सरकार की भावना भी है। और ये एक तरह से इस सावन के महीने का हमारा बड़ा संकल्प भी दिखा रहा है। और इसी के तुरंत बाद, जब दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज का पर्व आएगा, तो 1,500 रुपया महीना हम रेगुलर रूप से हर महीने हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में डालना प्रारंभ कर देंगे। राज्य विधानसभा सत्र में ओबीसी आरक्षण और आदिवासियों के अधिकारों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी नेता सिंगार ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिंगार ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। खासकर आदिवासी अधिकारों और जंगलों की रक्षा के मामले में उनका आरोप है कि कुछ लोग फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर जंगलों की कटाई करवा रहे हैं। इसके अलावा सिंगार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी परियोजनाओं पर सवाल उठाए। चंबल के अंदर डकैती अधिनियम जब डकैत थे, लेकिन वो आज भी डकैती अधिनियम सरकार ने खत्म नहीं किया। डाकू खत्म हो गए चंबल में, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। कई इनके नेता उस डकैती अधिनियम में अगर किसी ने 100 रुपये भी ले लिए किसी से, तो उस पर डकैती लगवा देते। तो ये उसका दुरुपयोग मैं सरकार से चाहूँगा कि चंबल के अंदर डकैती अधिनियम कानून भी खत्म होना चाहिए कि आज उस चंबल के अंदर कोई डाकू नहीं है। ये 8 दिन का सत्र विधानसभा का सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है, लेकिन अंदरूनी खाने पता है कि सरकार किस प्रकार से इस सत्र को लेके बेचैन है। सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जनहित में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करी। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमने कई बातें हर विषय पे सरकार से बात करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने ओबीसी आरक्षण की बात करी, इसको लेके धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करना चाहती।
और हुआ। हमने कई बार कहा कि इस पे चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज किया। वकीलों को आप करोड़ों रुपए दे रहे हो, लेकिन प्रदेश के ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए उनके आरक्षण के अनुसार सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप ओबीसी से आते हैं, शिवराज जी आप ओबीसी से आते हैं, क्यों आज ओबीसी वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से आप भाग रहे हो प्रदेश के? ये बड़े आश्चर्य की बात है, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने बात करी वन अधिकार के पट्टों की, सरकार को चिताया, स्थगन दिया। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय आरोप लगा रहे थे कि आदिवासियों की बात नहीं करना चाह रही विपक्ष। हम जब बात करना चाहते थे, जब आप हल्ला करते थे, आप चाइना और पाकिस्तान के दलाल बताते थे विधायकों को। तो मैं समझता हूं कि गंभीर विषयों पर किस प्रकार से सरकार के मंत्रियों ने ध्यान भटकाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सब विधायक अपने मुद्दों पर अडिग रहे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैं लगातार पार्टी के नेताओं से सौजन्य भेंट कर रहा हूं। कुछ नेता मेरे आवास पर भी भेंट करने आ रहे हैं। एक विपक्ष के नेता का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान पूरे देश के लिए एक निराशा की बात है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति इस तरह के बयान देता है जिसका कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं। कई जगह कांग्रेस भी चुनाव जीती, हमारा विरोध करने वाले भी जीते। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को इतना गैर जिम्मेदारान रूप से नहीं बोलना चाहिए। मतलब तो ये हुआ ना कि राहुल गांधी की जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जहाँ जाती वो भी चोरी से बची। अब मैं क्या बोलूं, इतने बड़े नेता पे मैं कभी भी कोई घर में अगर किसी की कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है मानसिक रूप से, तो परिवार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को उनकी चिंता करना चाहिए कि आखिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। सब लोगों ने, उनके परिवार का मामला है कि एक गैर जिम्मेदाराना इतना बड़ा नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। तो पूरे कांग्रेस परिवार को चिंता करके उनसे बात करनी चाहिए। खंडवा जिले के माधंता विधानसभा क्षेत्र स्थित सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। ग्राम गोडिया के लखन उर्फ भूपेंद्र पिता राधेश्याम सरबर राजपूत पोकलेन मशीन की चपेट में आ गए, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राखड़ भराई के दौरान लापरवाही से चल रही पोकलेन मशीन ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया और युवक का सिर भी ढूंढ लिया। इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया है और वे प्लांट के बाहर एकत्रित होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं और कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। खंडवा के बोरखेड़ा कला और राचिचखेड़ा गांव में 200 से ज़्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राशन नहीं मिलने की शिकायत की। उनका आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले 3 महीने के मुफ्त राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार राशन की दुकान पर गए, लेकिन दुकानदार उन्हें बहाने बनाकर बिना राशन दिए वापस लौटा देता है। इससे उनका जीवन संकट में पड़ गया है। वहीं पर मिलता है और 3 महीने से हमको राशन नहीं मिला है और वो 3 महीने से गुमराह करते जा कि बोले आज देता हूँ, कल देता हूँ, और अभी तक गल्ला नहीं दिया उसने। और 3 महीने के ऊँटे लगा लिए हैं और हर महीने आता था, ऊँटे लगा कर चले जाता था, गल्ला हमको दे देता था। पर आपकी बार उसने हमको 3 महीने का गल्ला नहीं दिया अभी तक और गुमराह करता है वो। गल्ला मेरा गरीब लोगों को परेशानी है, गरीब लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है। ये त्यौहार सामने है, परेशानी है। कुछ आज तक गल्ला राशन पानी बेचारे गले गरीब लोग दम पे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनको नहीं बोल रहा है कि गल्ला अभी नहीं है। और उसको बोला, उसके बाद में हमने शिकायत की है 181 पे नज़ीर बाबू के नाम से है और उसके बाद बोलता है कि जिसने शिकायत करी उसकी आईडी बंद कर दूंगा, उसको गल्ला नहीं दूंगा। अभी तारीख पे गल्ला नहीं मिला, महीने के एंड में हमेशा गल्ला देता है वो। और अंगूठा है ना, महीने से पहले ही लगवा लेता है वो पूरा। कितने लोग हैं जिनको 3 महीने से राशन नहीं? कम से कम ये मान के चलो 200 कार्ड 250 कार्ड है। 200-250 कार्ड वालों को यही समस्या है 3 महीने से। अभी तक किसी को गल्ला नहीं मिला टाइम पे। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो तो आश्वासन देते रहते हैं, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा।
पर अभी तक अनाज नहीं आया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा अनाज कहाँ गया है फिर। ये 3 महीने का राशन बांटना था और इसको मैंने कल पोर्टल पे चेक किया था, क्योंकि हम बारीकी से देख भी रहे हैं गांव में बटा है कि नहीं, किस गांव में बटा है किस में नहीं बटा है। तो दुकान का में 2 गांव हैं, 2 में से एक ये चीच वाले गांव को नहीं बटा था, तो मैंने सुबह ही रोहित देवल को वहाँ जांच के लिए भेजा है और क्यों नहीं बटा उसकी जांच करके वो रिपोर्ट देगा। अगर सेल्समैन की लापरवाही या गलती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।